नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम +1 में जितना हमने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और जो जो पिछला कंसेप्ट आता जाएगा हम रिवाइज बीच में ही करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बड़ी सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो अगर ये हो जाए तो इसके होने के चांसेस कितने हैं, या अगर ये चीज़ पहले हो चुकी है तो सेकंड चीज़ के चांस कितने हैं। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अभी तक हम डायरेक्ट निकालते थे, क्लासिकल अप्रोच थी या हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच पढ़ी थी। क्लासिकल अप्रोच सिंपल थी बिल्कुल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। एक्सियोमेटिक अप्रोच में हमारा क्या था, सारे सेट्स वाले लॉज जो थे वो एज इट इज़ लग जाते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो उस टाइप की चीज़ें थी, ठीक है। अब उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है लेकिन कंडीशन के हिसाब से। एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है या अगर ये ऐसे हो जाए तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, सो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो नीचे कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स को हमने एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड करा। तो 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस हमें अच्छे से आती है, 8 सैम्पल स्पेस बन जाती है। मुझे 9th क्लास से बनाते आ रहे हैं, आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस बन गई है, राइट। अब वो कहता है कि सिंस द कॉइन्स आर फेयर, तो ठीक है हम तो फेयर ही मान के चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अब हर सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो मेरी 8 सैम्पल स्पेसिस हैं वो क्योंकि सबके फेयर कॉइन है, सब बराबर आने के चांसेस हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज इक्वली लाइकली। तो 1/8 होगी सबकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल 8 सैम्पल स्पेसिस थी तो हर का एक है फेवरेबल। अगर अलग अलग की निकालेंगे, जैसे HH की निकालूं तो 1/8 है, HHT की भी 1/8 है, ठीक है। यूनिक सैम्पल पॉइंट्स है ना ये सैम्पल स्पेस में, तो हर सैम्पल पॉइंट की 1/8 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ ही सेज, अब ध्यान से सुनो कि लेट ई बी द इवेंट एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। तो ई जो है वो ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स है, ठीक है। तो इसकी सैम्पल स्पेस जो हमने लॉस्ट हो चुकी है हमारे पिछले पेज में, वो एक बार हम यहाँ पे बना लेते हैं, उससे बहुत आसान हो जाएगा ये। सो सी यहाँ पे सैम्पल स्पेस इज एच एच एच। तो एच टी 2 से शुरू करते हैं हम, क्या तरीका होता है इसका, एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है। फिर से एच 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 टी टी एच टी टी, 4 के आगे एच लगा देंगे और 4 के आगे टेल लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरी सैम्पल स्पेस बन जाती है। अब इसमें बोलता है कि ई एक मेरा इवेंट है और उस इवेंट में एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए। तो 2 हेड्स जो है वो कम से कम कौन से हैं, 3 तो आएंगे एटलीस्ट में। तो 1 2 1 2 3 4, ठीक है। 4 केसेस आ गए, ये आपने ई के अंडर रख लिए। एंड एफ बी द इवेंट फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो एफ जो मेरा इवेंट है वो है कि फर्स्ट कॉइन टेल शो करे। तो फर्स्ट कॉइन कौन कौन सा टेल शो कर रहा है, ये वाला, दीज 4 केसेस। तो ये आपके इस इवेंट के आउटकम्स आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ई की क्या, सारे इक्वली लाइकली हैं, 4 केसेस हैं आपके पास, ठीक है, 1/, तो इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इधर से प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी हर की क्या है, हर सैम्पल पॉइंट की मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/8 है, टोटल 8 है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली 1/8 है। तो 4 इधर आ गई तो 1/8 1/8 1/8 1/8, ठीक है। तो पी ई की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, हर सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। डन। 4 इंटू 1/8 भी कर सकते हैं। ऐसे ही एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसके जो 4 इवेंट्स हैं ये भी 1/4 1/8 प्लस 1/8 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगी। तो मेरे पास पी ई एंड पी एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट कम्स
ई इंटरसेक्शन एफ। व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ? कि ई और एफ दोनों में कॉमन चीज क्या है? ठीक है, तो ये वाला देखो चीज दोनों राइट पढ़ रहे हैं तो ये कॉमन है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि इसमें दो हेड्स भी हैं और टेल से स्टार्ट भी हो रहा है फर्स्ट कॉइन में। तो टी एच एच मेरी इसका सिंगल सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट आएगा आउटकम का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8 अकेला ही है तो 1/8 हो जाएगी। ठीक है जी, 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, तो इसको सैंपल स्पेस को रख लिया, नीचे चलते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखो नाउ अब वो क्या बोलता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड कर रहा है। तो यहां देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो लुक हियर, वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसिडरिंग एफ एज सैंपल स्पेस। ठीक है, एक तो ये चीज है। तो उसने क्या मांगा है यहाँ पे, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट इवेंट ई हैज अकर्ड। तो ये बोल रहा है कि एफ ऑलरेडी हो चुका है तो ई की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि वो कहता है कि फर्स्ट मतलब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट दो हेड्स की क्या है जब मेरा फर्स्ट जो है वो हमेशा टेल होगा। ये इसकी उसने कंडीशन लगा दी इस पे कि प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 2 हेड्स कब होंगे मेरे। ठीक है, गिवन दैट कि फर्स्ट जो है हमेशा टेल होगा। ठीक है, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई। अब वो कहता है कि सी, आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ एक केस ये जो हमने सर्कल किया था इंटरसेक्शन वाला, ये ऐसा है क्योंकि गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, एफ के कितने अगर आप काउंट करेंगे तो एन एफ कितना है? व्हाट इज एन एफ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं? इट इज 1 2 3 4 जिनमें टेल पहले है। इन इस एन एफ में से, क्योंकि ये अकर हो चुका है मेरा इवेंट, इसके अंदर से ई वाले इवेंट कितने हैं जिसमें 2 हेड्स हैं? सिर्फ एक है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1 है। राइट, समझ आ रही बात? आंसर क्या होगा? 1/4। अगर आप सिर्फ एन एफ में बात कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा? गिवन दैट एन एफ एज कंसिडर्ड, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं या उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? तो सैंपल पॉइंट्स नीचे आएंगे कि 4 मेरे पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से एक पॉसिबिलिटी जो है वो ई की है। तो दैट मीन्स एन ई इंटरसेक्शन एफ हो गया उसका मतलब। राइट, तो इससे मेरा स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका यही मतलब है। इसको करने का एक और तरीका है, लेकिन उससे पहले इसकी इंग्लिश समझ लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। क्या हुआ इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड इज 1/4। निकालने का तरीका इज दैट सिंपल। ठीक है, आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। एक और तरीका है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। सो सी, अब देखो जो PEF है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, इसकी अब डेफिनेशन क्या बन गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की? नंबर ऑफ, पहले एफ हो चुका है, मैं हमेशा बोलूंगा नीचे ध्यान पहले देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू एफ। आ गया एन एफ, ये खुद ही बता रहा है यहाँ नीचे देखो। और ऊपर क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई एंड एफ, दोनों में होगा। एफ में से ई निकालना है ना आपने बेसिकली, तो ये आपका एन ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर 1 सेकेंड में आएगा आपका। ठीक है, हम देखेंगे आगे कैसे आएगा। अब ये तो है एक तरीका PEF निकालने का। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटीज में निकालना है। अगर आप इसको भी टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें, दोनों को कर सकता हूं मैं, बैलेंस रहेगी मेरी इक्वेशन। तो क्या आएगा? ऊपर क्या बन गया? ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है क्या? सैंपल स्पेस नीचे आ गई
और उसमें से हमने फेवरेबल हमने उठा लिया जो हमें चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं आ गई क्या इवेंट है? ऐसे ही ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ नहीं आ गई क्या? ठीक है, तो इसमें मेरी ये डेफिनेशन बन गई, और ये ज़्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज़ में डायरेक्ट डील कर रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज़ हैपेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। तो अगर आप इसी पिछले केस में देखेंगे कि हमारा 1/4 आया था ना, कि 4 केसेस थे मेरे और उसमें से एक आ गया, तो अब इसमें क्या होगा, व्हेन यू विल सी कि मुझे प्रोबेबिलिटीज चाहिए, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी कि आपकी टी से स्टार्ट हो, टेल से स्टार्ट हो और 2 हेड्स हैं, एक ही केस था वो, तो 1/8 नहीं हो जाएगी क्या? ठीक है, सैंपल स्पेस लिख के देख सकते हैं आप, ये तो हमने निकाला ही था पिछले पेज में भी। और पी एफ क्या था कि आपके पास टेल से स्टार्ट होना है, तो 4 केसेस थे, तो 4/8 नहीं होगी क्या वो प्रोबेबिलिटी उसकी? ये ध्यान दो, ये n है, दिस इज नंबर ऑफ इवेंट, वो एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। और अगर आप ध्यान से स्मार्टली देखोगे तो इन दोनों नंबर को आप 1 मिनट में निकाल लोगे, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कर दो, आपके ये बन गए। ठीक है, तो इससे आपका आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन आप याद रखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, सो पी एफ कैन नेवर बी 0, यानी कि एफ के अंदर एफ सेट जो है वो 5 नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए, राइट। तो इसको हम ऐसे 2 तरीके से कर सकते हैं। इससे हम 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, लिखेंगे ऐसे, मार्क्स ऐसे मिलेंगे। नाउ सी द डेफिनेशन, definition 1, if E and F are 2 events associated with the same sample space of a random experiment, तो sample space same रहेगी, the conditional probability of the event E given that F has occurred is this, ऐसे लिखते हैं हम, is given by P probability of E, right, probability of E intersection F upon probability of F प्रोवाइडेड पी एफ नॉट इक्वल टू 0। हमें इसका एक एक शब्द समझ आता है। ओके फाइन, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, राइट। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं ये आ गई आपकी। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ई एंड एफ बी इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन वी हैव प्रॉपर्टी 1, P of S sample space such that F has happened, उल्टा कर दिया इसने, और P of F such that F has already happened is 1। Obviously अब क्या होगा, P आपका F ऑलरेडी हो चुका इवेंट, अब सैंपल स्पेस तो उससे बड़ा है, तो जो S इंटरसेक्शन F निकालेंगे उसमें तो सारा ही आएगा F, क्योंकि F जो है S के अंदर ऑलरेडी सारा है। तो इसके इंटरसेक्शन जब करेंगे तो बड़ा एस है, छोटा एफ एफ ही आएगी, तो कट जाएंगे, दोनों 1 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे में से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी जो है पूरे की पूरी है, ये मतलब है। ऐसे ही अपने आप हो चुका इवेंट, दोबारा उसमें अपने आप होने की प्रोबेबिलिटी फिर से पूरी की पूरी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पी एफ एफ जो है गिवन दैट एफ हैज हैपेंड में एफ इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो एफ ही आएगा फिर से, तो ये 1 आ जाएगी। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी जो है हमारी प्रूव हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट इज सेकेंड प्रॉपर्टी, और वो क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट पी एफ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारा जो सेट्स में हम लॉ लगाते थे कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि बेसिकली एक्सियोमेटिक अप्रोच में लगती थी हमारी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की। अब उसमें कोई चेंज नहीं है, बस ये जो सच दैट एफ हैज हैपेंड है ना, वो सब में आ जाएगा, राइट, बाकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो पी ए यूनियन बी सच दैट एफ हैज हैपेंड इज इक्वल टू पी ए गिवन दैट एफ हैज हैपेंड प्लस पी बी गिवन दैट एफ हैज हैपेंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ हैज हैपेंड। बस ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड होगी
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी, राइट। अब वो कह रहा है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो गए अगर, तो क्या होगा, तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 5 सेट हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स हो गए तो वो ए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी जो होगा 0 हो जाएगी, है ना। तो ये पोर्शन हट जाएगा, तीसरा जो माइनस पी ए ये वाला पोर्शन था गिवन दैट एफ हैज हैपेंड वाला, ये पोर्शन जो है ये हट जाएगा, तो सिर्फ इतना सा पोर्शन रह जाएगा डिसजॉइंट सेट्स में। ये सेट्स में भी एज इट इज़ ही होता है। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच में भी यही था कि पी ए यूनियन बी अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो पी ए प्लस पी बी था उसमें, तो इसमें पी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ वाली तीनों में लगी रहेगी। अब इसका प्रूफ है, तो प्रूफ आपने देखा ए यूनियन बी एफ के साथ करना है, तो क्या करते हैं, इसको आप पैकेट मान लो, तो पैकेट की इंटरसेक्शन एफ के साथ करेंगे ऊपर, नीचे पी एफ आ जाएगा, यही डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। इधर आप क्या लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये एक पैकेट हो गया और ये एक पैकेट हो गया, इन दोनों की यूनियन हो रही है, तो पी ए यूनियन बी आ गई, तो पी ए यूनियन या पी एक्स यूनियन वाई लिख लो, तो पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा ना हमने, तो इंटरसेक्शन एफ बाहर निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फिर से, तो ये आ जाएगा, तो इसने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है जी। अब आप इनका अलग अलग एफ को कॉमन जो डिनोमिनेटर था अलग अलग कर दो उसको, तो ये आपका क्या आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की और एफ की आ गई सच दैट एफ हैज हैपेंड, राइट। ये बी की आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी सच दैट एफ हैज हैपेंड, ये ए इंटरसेक्शन बी की आ गई सच दैट एफ हैज हैपेंड। तो ये इसकी डेरिवेशन है आपकी, सिंपल डेरिवेशन, कोई नहीं पूछेगा आपको, डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगी, ठीक है। अभी तक तो आई नहीं है, बट फिर भी हमने समझ लिया कि कैसे ये आया। डिसजॉइंट सेट्स में हम देख ही चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी एफ जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये चेंज होकर हमारा ये लास्ट वाला पार्ट 0 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टी 3, ये भी सिंपल है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में देखते ही आए हैं कि पी नॉट ई की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस पी ई होती है, तो अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लाएंगे तो वो एज इट इज़ होल्ड करेगा, पी ई कॉम्प्लीमेंट सच दैट एफ हैज हैपेंड इज 1 माइनस पी ई सच दैट एफ हैज हैपेंड। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको भी उसने प्रूव करके दिखाया, उसने बोला आपको पता है कि पी ऑफ एस सैम्पल स्पेस सच दैट एफ हैज हैपेंड इज 1 है, क्योंकि छोटा हो चुका है, बड़े होने की तो पूरी की पूरी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एस क्या होता है, एस आपका जब आप म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखते हो, अगर ई इवेंट है तो सिर्फ नॉट ई ही बचता है, उसके अलावा सैम्पल स्पेस का सेट भी बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना, ई और नॉट ई का बस, ठीक है। तो इन दोनों की यूनियन से बन जाएगा एस, तो एस की जगह आप यूनियन डाल दो, ई यूनियन ई नॉट, ठीक है जी। अब आप इसका वो लगा दो, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा पी ई प्लस पी ई नॉट, राइट, अभी ऊपर थ्योरम करी थी हमने, तो उससे हो जाएगा ये। अब इसको इधर भेज दो ट्रांसपोज के लिए, आ गया आपका, सिंपल डन। अब ये प्रॉपर्टीज भी हमें आ गई, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, इफ पी ए इज इक्वल टू 7/13 एंड पी बी आपको दिया हुआ है 9/13, इंटरसेक्शन भी आपको प्रोबेबिलिटी में दी हुई है 4/13, इवेल्युएट पी ए सच दैट बी हैज हैपेंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, सिंपली वैल्यूज डालनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी, तो पी ए इंटरसेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दी हुई है 4/13 डिवाइडेड बाय पी बी भी दिया हुआ है, ठीक है जी, 4/9 आपका आंसर आ गया। सी पी ए का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आप देख सकते हैं, इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। वो बोल रहा है कि एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, आप हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों बच्चे जो हैं वो बॉयज हैं, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय,
कम से कम एक अगर लड़का है तो दोनों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है, कम से कम अगर एक लड़का है तो दोनों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ देखते हैं। देखो इसकी सैम्पल स्पेस इज वेरी सिंपल कि पहला लड़का हुआ, सेकंड भी लड़का हुआ, पहली गर्ल हुई, सेकंड बॉय हुआ, पहला बॉय हो जाए, दूसरी गर्ल हो जाए, पहली गर्ल दूसरी गर्ल, तो सिंपल है हमारे पास ये। ओके, तो अब इसमें देखो उसने कहा था कि सबसे पहले ई और एफ इवेंट ले लेते हैं हम, ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा वो बन जाएगा। ई इवेंट क्या है कि दोनों बच्चे जो हैं वो बॉयज़ होने चाहिए, और एफ इवेंट क्या है मेरा कि एटलीस्ट जो है एक बच्चा बॉय होना चाहिए। तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम पहले फोकस करेंगे कि देखो मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ। उल्टा क्यों चलता हूँ मैं आपको बताता हूँ, उससे मेरा आंसर पहले आ जाता है। अब मुझे पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ से निकालनी है, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ पहले वाले मेथड से, जिसमें हम नीचे एन एफ लगाते हैं और ऊपर हम इंटरसेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपका आंसर हमेशा 1 सेकंड में आ जाएगा। एंड एन एफ क्या है कि एटलीस्ट, सबसे पहले ये होगा ना, गिवन वाला पहले होगा ना कि एटलीस्ट वन ऑफ चाइल्ड इज बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो इसमें ये 2 वाला केस तो मिलेगा मुझे, ये भी मिलेगा मुझे और ये भी मिलेगा मुझे, ठीक है, सिर्फ 2 गर्ल्स वाला ही नहीं मिलेगा मुझे, तो 3 केस मिल गए मुझे। तो नीचे एन एफ, अब इस एफ में से कितने बच्चे जो हैं दोनों बॉयज हैं, इन 3 में से 2 बॉयज कितने हैं, सिर्फ एक ही केस में है, ऊपर लिख दो, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ वही होने वाला है। आंसर आ गया आपका फाइनल, देखो इधर, अब आंसर ठीक आ गया। अब उल्टा चलेंगे, ठीक है। उल्टा कैसे चलेंगे, आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, 4 है, तो मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँगा दोनों को, तो ये प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की है और ये प्रोबेबिलिटी एफ की है। अब बना लो आप, सारा कुछ आ गया आपको। आपने इवेंट ई की सैंपल स्पेस बना लो, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, सिर्फ एक ही बनेगी बी वाली। एफ बना लो, यही 3 बनेंगे आपके, देखो। ई इंटरसेक्शन एफ बना लो, एक ही बनेगा बी वाला, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, ई की जरूरत नहीं है देखो कहीं भी प्रोबेबिलिटी, ये पी एफ, ये ई इंटरसेक्शन एफ है, नीचे पी एफ है, तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी आप बनाएंगे तो क्या बनेगी, 3/4। पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/4 टोटल सैंपल स्पेस। फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज डालो, आंसर इज देयर। आंसर तो हमें 1 सेकंड में पहले ही पता चल गया था। तो इससे हमें आंसर भी गलत नहीं होगा इस टेक्निक से, और हमें ये जब हम ऐसे पूरा बना के लिखेंगे तो हमारे मार्क्स भी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है जी, हमारे दोनों काम हो जाएंगे। नाउ सी एग्जाम्पल 3, 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then 1 card is drawn randomly, ठीक है। If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? So if it is known, तो पहले ये काम हो चुका है, ठीक है। What is that the number drawn on the card is more than 3 है, ठीक है। तो F क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने A B से किया है, अगर हम अपना स्टैंडर्ड ही रखते हैं तो F क्या है, ग्रेटर देन 3 इवेंट, यानी 4 से 10 तक का हो जाएगा, सीधी सी बात, क्योंकि 1 to 10 नंबर के कार्ड्स हैं मेरे पास। सो 4 से 10 नंबर वाला इवेंट जो है वो F हो जाएगा। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इट इज़ एन इवन नंबर, तो E वाला इवेंट जो है वो इवन नंबर का हो गया। तो इवन नंबर 1 से 10 में आपको पता ही है क्या है, सिंपल, ठीक है जी। अब हम अपने तरीके से पहले करेंगे, F की नीचे अब कितने नंबर गिनो, n है ना, तो नंबर लेने, प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी, n वाला लगा रहे हैं मेथड पहले। तो 4 से 10 तक कितने नंबर है मेरे पास, 7 नंबर है मेरे पास। उसमें से ग्रेटर देन 3, सॉरी ये ग्रेटर देन 3 वाले हैं ना, उसमें से इवन नंबर कितने हैं जो इवेंट ई को कर रहे हैं इस F में, तो 4 6 6 4 6 8 है ना, यही है ना,
मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। कौन से हैं? 4, अच्छा ई में नहीं लिखूंगा, ई में नहीं लिख रहा हूँ, या नीचे लिख रहा हूँ, इस एफ से निकाल रहा हूँ क्योंकि। तो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 4 नंबर है मेरे पास। 4/7 मेरा आंसर है। 4/7 इज माई आंसर, सीधा आंसर। ठीक है, अब मैं इसको आराम से करूंगा। कैसे करूंगा कि मेरे पास 10 जो है सैंपल स्पेस में मेरे पास है, तो 10 तो अब ये अभी तक 7 तो NF था, अब इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं PF में। F क्या है आपका? ग्रेटर देन 3, सेट लिख दो। इसने B लिया हुआ है, B इज माई F हेयर, तो 4 से लेके 10 तक नंबर। E क्या है? इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10 सारे लिखना, F वाले नहीं लिखना। जब ये लिख रहे हो तब पूरे प्रॉपर 2, 4, 6, 8, 10। A इंटरसेक्शन B क्या है? जो इवन भी है और जो 4 से 3 से बड़े हैं। आ गया जी, यही कही। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो। यहाँ कितने हैं? 5 है काउंट, तो 5/10। B का काउंट क्या है? 7, 7/10। A इंटरसेक्शन B का काउंट 4 है, 4/10। दोनों को डिवाइड किया, A फॉर्मूला लिख के A इंटरसेक्शन B और B की प्रोबेबिलिटीज को, आंसर आ गया। आंसर तो हमारा यहीं आया पड़ा था। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटीज ये इंटरसेक्शन की थी, ये भी निकाल ली थी। E इंटरसेक्शन F। ठीक है जी। सो E मैंने A को लिया, B मैंने F को लिया। तो आपको जब आंसर पता था तो उल्टा आप 1 सेकंड में चल सकते हैं, गलती भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। तो एक स्कूल है, ट्री बना लेते हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो इसमें से 430 जो हैं वो गर्ल्स हैं, राइट, दीज आर गर्ल्स। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। तो जो 10% गर्ल्स हैं वो क्लास 12th में पढ़ती हैं। तो इससे भी एक ट्री और निकल के आ गया अलग अलग क्लासेस का। तो इसमें 10% यानी 43 जो हैं वो 12th क्लास में पढ़ती हैं। What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl? तो chosen student जो है वो एक गर्ल है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको? दैट शी स्टडीज इन क्लास 12th। सो बेसिकली शी स्टडीज इन क्लास 12th गिवन दैट शी इज अ गर्ल, ये निकालनी है। तो हमारा तरीका नीचे जी आना चाहिए। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 430। नीचे तो हम NG लेंगे ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो गिवन है वो पहले होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 430। उसमें से कितनी 12th में पढ़ती हैं? 43। आंसर आ गया मेरा, क्योंकि ये 12th इंटरसेक्शन G है, राइट। आंसर इज 1/10, दैट इज 0.1। ठीक है, ठीक है जी। अब आप बड़ी सेफली इसको E कंसीडर कर सकते हैं और इसको F कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सैंपल स्पेस में 1000 से जब प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी 1000 से कर देंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा कन्वर्ट। बस उसके बाद फॉर्मूले में डाल देंगे, आंसर फिर आ जाएगा मेरा। नाउ सी PF जो है, जो आपकी गर्ल्स थी उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 430/1000, ठीक है जी। और P इंटरसेक्शन F की गर्ल्स हैं 12th में पढ़ती हैं तो 43 हैं, 43/1000 उनकी प्रोबेबिलिटी होगी। आपने सीधा डेफिनेशन में डाला, ठीक है, फॉर्मूले में आपका आंसर 0.1 आ गया, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स, अब 3 टाइम्स की सैंपल स्पेस कितनी होगी? ठीक है, 216 बनेंगी। जब दो डाई को हम क्या कहते हैं थ्रो करते हैं तो वो 36 सैंपल स्पेस बनती है। तो 3 टाइम्स की तो कितनी बनेगी? 216, 6 × 6 × 6 बनेगी सैंपल स्पेस, राइट। तो ये मेरा सैंपल स्पेस का काउंट आ गया, बेसिकली NS आ गया मेरा। ओके, इवेंट्स A एंड B आर डिफाइंड एज फॉलोज। A इवेंट जो है
वो कहता है 4 ऑन थर्ड थ्रो। अब 3 बार आपने इसको सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपने क्या करा है, 3 बार आपने डाई को फेंका है, तो 1 2 3, वो कहता है 4 ऑन थर्ड थ्रो आना चाहिए। तो इवेंट एफ पे फिक्स हो गया 4 ऑन थर्ड थ्रो, फाइन। इवेंट बी इज 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। तो 3 बार फेंका है, 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो, 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो मुझे पी ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारा तरीका वही अपना, नीचे हम क्या लिखेंगे, एन बी, कितने काउंट है हमारे पास, कितनी आउटकम्स हैं हमारे पास बी होने के लिए। तो बी होने के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स, क्योंकि ये तो फिक्स है। ऐसे ही अब इनके अंदर से, बी के अंदर से कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें 4 जो है मेरा थर्ड उस पे आएगा, सिर्फ एक ही पे आएगा, तो 1/6 आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो 1 2 3 4/6, ये जो मैंने 6 आउटकम्स बताई थी वो क्या है, बी इवेंट की आउटकम्स है, तो बी का सेट बन गया। सी हियर, बी का सेट 651 652 653 654 655 656, राइट। 4 ऑन थर्ड थ्रो, अब इसमें 36 आएंगी, तो इसको बनाने की जरूरत बहुत नहीं है क्योंकि ये 2 भरना पड़ेगा। तो उसने आपको दिखा दिया, डैश लगा के दिखा दो आप कि 1 1, ठीक है, फिर 1 2, फिर 1 3 1 6 तक, 4 सब के एंड में फिक्स है, फिर ऐसे ही 2 1 2 2 डैश लगा के आप दिखा सकते हो, 3 1 5 1, ऐसे 36 आपके बन जाएंगे। ओके, इसके बाद बस ये 2 आगे इंटरसेक्शन दिखानी है। अब इंटरसेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक ही बनेगा ना, तभी तो ऊपर एक आया है, एन ए इंटरसेक्शन बी जो था वही तो 1 है। तो ए इंटरसेक्शन बी इन 6 केसेस में से जो एक हमारे हक में है 654 वही बनेगा बस। ए इंटरसेक्शन बी इज 654, पहली 2 पे 65 भी आ रहा है और लास्ट पे 4 आ रहा है। तो अब डेफिनेशन में डाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, आपको जो नहीं चाहिए उस प्रोबेबिलिटी को लेने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज हैपेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आप नहीं लिखोगे तो कोई गुजारा कुछ नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, आपकी 6 आउटकम्स हैं बी में, तो 6/216 टोटल सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक है आपके पास सिर्फ, टोटल 216 है, तो हमने तो वैसे ही रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है कि इस n को जब 216 से डिवाइड कर देंगे दोनों को तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वही आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे की जो लाइन मिसिंग है बस उसने डिवाइड किया और कुछ नहीं किया और आपका आंसर 1/6 आ गया। ठीक है, लेट मी शो यू कि ये देखिए कि सिंपल फॉर्मूला लिख के डिवाइड किया, आंसर इज देयर। चलो जी अगली एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रही है। एग्जाम्पल 6, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है उसे 2 बार फेंका गया है, ठीक है, एंड सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। सो दोनों डाई पे जो नंबर आएगा वो 6 आएगा, सम उनका। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर 4 जो है, अच्छा इसको यहाँ नहीं लिखता, यहाँ पे हो सकता है सैंपल स्पेस ड्रॉ करनी पड़े। तो प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 4, कम से कम 4, तो एट लीस्ट 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, 4 5 6 सब अलाउड है। तो मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अच्छा सॉरी, सम की नहीं है, ये सम की नहीं है, कि नंबर 4 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए, ये बताओ। ठीक है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो 4 के एटलीस्ट वंस में 4 लिख रहा हूँ जस्ट ऐसे ही, एटलीस्ट वंस। ठीक है, गिवन दैट कि सम जो है वो 6 आएगा, सम जो है वो 6 आएगा।
सो इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं। तो अब अगर मैं देखूं कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सम 6 में कितने बन रहे हैं, तो सम 6 आप 2 डाइस में बड़े आराम से लगा सकते हो। अब जैसे अगर मैं 2 डाई की वो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बिना भी कर सकते हो आप। पता आपको कि सम 6 किस में आ रहा है, पहली वाली में 1 5 आएगा, ये वाली आइटम आएगी 1 5, फिर 2 4 आएगा इधर से, यहाँ 1 5 आ गया, यहाँ से 3 3 आएगा, यहाँ से 4 2 आएगा, यहाँ से 5 1 आएगा, 6 से कुछ नहीं आएगा। तो ये 5 केसेस जो है मेरे यहाँ आ गए जिनका सम 6 है। अब इन 5 केसेस में से एटलीस्ट 4 1s आना चाहिए, तो एक भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है। तो एक केस तो मेरा कलर चेंज कर देते हैं, एक 4 इसमें आ रहा है, एक 4 इसमें आ रहा है, 2 केसेस है मेरे पास सिर्फ, तो 2/5 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको सैंपल स्पेस में 36 है, आप डिवाइड बाय 36 करेंगे तो प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, अब ये वाले केसेस कौन से हैं, एफ के, यानी सम 6 है, तो ये पांचों केसेस आप एफ के सेट में डाल दो, डल के ये पांचों केसेस एफ के सेट में। फिर ऊपर क्या है, इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, तो उसके लिए आपने अगर ई दिखाना है पहले तो आप ई दिखा दो पहले। ई क्या है कि एटलीस्ट 4 1s आना चाहिए, तो 4 के ये सारे आएंगे इस साइड वाले, और इस साइड वाले 4 के सारे आएंगे, 4 4 भी आएगा, तो 11 हो जाएंगे अकाउंट। ये आ गया जी आपका। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो आपका 2 काउंट आएंगे सिर्फ, 4 2 एंड 2 4, जिनका सम 6 है, तो वो 2 काउंट आपने यहां लिख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दी, डिवाइडेड बाय 36 कर दिया 11 काउंट को, ये जो ऊपर 11 आए थे काउंट। पी एफ निकालेंगे तो 5 काउंट जो आया था इसको डिवाइड कर दो 36 से। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो 2/36 आ जाएगी। इन दो को आपको फॉर्मूले में लिख के डिवाइड कर देना, बस आपका आंसर 2/5 आ गया। सी पी इंटरसेक्शन एफ 2/36 एंड ये आ गई पी ई, गिवन दैट एफ हैज हैपेंड, फॉर्मूला इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, नीचे पी एफ की, आंसर इज 2/5, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताता हूं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। आपने एक कॉइन को टॉस करना है। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, दोबारा टॉस करोगे अगर हेड आएगा। बट इफ इट शोज टेल, अगर टेल आ गया, देन थ्रो अ डाई, अब आपको एक डाई फेंकनी है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि ग्रेटर देन 4 आपका है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 टेल का आपका, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ग्रेटर देन 4 नंबर होना चाहिए, और कंडीशन है कि एक टेल भी होनी चाहिए, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इक्वली लाइकली में तो कॉइन, अकेला कॉइन चाहिए था। अब यहाँ पे डाई भी बीच में आ गया, कंडीशंस चेंज कर दी गई हैं। सो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली केस, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको कैसे हैंडल किया जाता है, लेट अस सी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कॉइन टॉस करना है। तो आपने हेड, आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा, राइट। हेड अगर आया तो आपने एक बार कॉइन और टॉस करना है, तो आपकी सैंपल स्पेस क्या बन जाएगी, हेड हेड, और हेड के बाद टेल आ गया तो हेड टेल। ठीक है, हेड इसका, इधर जो दोबारा कॉइन टॉस करोगे उसका हेड टेल ये रहा सेकंड का, ये फर्स्ट वाले कॉइन के हेड हेड। तो सैंपल स्पेस ये 2 आ गई। नेक्स्ट इज कि अगर टेल आता है फर्स्ट कॉइन में तो आपको डाई रोल करना है। तो जैसे ही आपने डाई रोल करा तो आपका डाई में 6 ऑप्शन आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, टेल आने पे फर्स्ट, टेल आने पे 2, टेल आने पे 3, सो टेल आने पे 6 तक। तो 6 सैंपल स्पेस ये है, सैंपल पॉइंट्स, 2 सैंपल पॉइंट्स ये हैं। तो ये मेरा केस बनेगा, राइट।
तो ये केस बनने पे सैंपल स्पेस देखो यहाँ नीचे उसने लिख दी हेड हेड, हेड टेल, टेल आ गया तो 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, राइट। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। खास बात हमने क्या ध्यान में रखनी है कि ये इक्वली लाइकली नहीं है। सो अगर ये इक्वली लाइकली नहीं है तो इन सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं तो हम तो जब इक्वली लाइकली केस था तो मैं नंबर लेके फटाफट सॉल्व कर लेता था, NF NS। अब वो तरीका नहीं लगेगा इसमें, वो तरीका बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें क्या तरीका लगने वाला है? सी, इसमें हम प्रोबेबिलिटीज अगर ईच पॉइंट की कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। टेल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। फिर आगे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगेन हाफ। दूसरी टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी अगेन हाफ। तो हाफ इंटू हाफ, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, ठीक है। तो हाफ इंटू हाफ, इस पूरी सैंपल पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4, ठीक है जी। सो यू कैन राइट इट एज 1/4 होगी इसकी आने की। सिमिलरली नीचे वाले की भी यही होगी 1/4 हेड टेल की। अब आ जाओ जी दूसरे पे। तो इसमें हाफ प्रोबेबिलिटी तो पहले टेल आने की है, फिर बाकी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 1/6 1/6 है। 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 आने की, 1/6 2 की, 1/6 3 की, 1/6 4 की, 1/6 5 एंड देन 1/6 4 6। तो T1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज हाफ इंटू 1/6, दैट इज 1/12। ऐसे ही सबकी 1/12 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो T1 सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इज 1/12 एंड सो ऑन, इन सब की, ठीक है। तो यहां पे इसने लिख दी है सारी प्रोबेबिलिटीज हर सैंपल पॉइंट की, राइट। अब देखते हैं आगे। अब इट इज नाउ सिंपल। अब सिर्फ हमने प्रोबेबिलिटीज इसमें डालनी है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने सैंपल स्पेसेस में से जैसे निकालते हैं इवेंट्स, हमने वो कर देना। अब देखो एफ इवेंट क्या था? एफ इवेंट है कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल आनी चाहिए कम से कम। ई इवेंट क्या है? द डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो अब मुझे ई ये निकालना है। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं सिंपल नीचे एफ के काउंट कर लेता था कितने हैं। तो एफ के कितने हैं कि टेल शो होनी चाहिए। तो टेल आपकी T1 से T6 में तो टेल आ ही रही है, ये तो आप निकाल ही लोगे फटाफट एकदम, है ना। और ऊपर एक हेड टेल में भी टेल आ रही है सैंपल स्पेस में से, राइट। तो काउंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो हम जो पुराना करते थे तो नीचे हम 7 ले लेते थे और उसमें से हम उठा लेते, लेकिन यहाँ तो 9 है नीचे, 7 तो है ही नहीं यहाँ पे नीचे। तो इसलिए ये इक्वली लाइकली में नहीं चलेगा क्योंकि इन सब की प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं है सैंपल पॉइंट्स की, ठीक है। सो एफ, अब ये एफ आपने ये निकाल लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी? इसकी एच टी की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी सैंपल पॉइंट की, बाकी सबकी 1/12 थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 एच टी की प्रोबेबिलिटी प्लस T1 की प्रोबेबिलिटी, ऐसी सब प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे तो 1/12 जो है 6 टाइम्स ऐड होगा, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा आपका एलसीएम लेके 3/4। ऐसे निकालेंगे हम अनइक्वली जो हमारे लाइकली इवेंट्स हैं, ठीक है, उसकी निकालेंगे। फिर उसके बाद आप ई पे फोकस करेंगे, इवेंट ई, ठीक है। इवेंट ई क्या है? इवेंट ई आपका है कि नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 4 में तो सिर्फ 5 और 6 बचता है, तो T5 T6 दो आ गए। इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो रहने ही दो, इसकी मत निकालो क्योंकि ई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ई इंटरसेक्शन एफ, उसके लिए काम आएगा ई आपका, तो सिर्फ इसी का यूज़ करो इंटरसेक्शन एफ के लिए। तो T5 T6 दोनों है इसमें, तो ये सेम ही रह जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम पी ई इंटरसेक्शन एफ की। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज, अब इन दोनों की तो 1/12 ही है, इक्वली लाइकली है यहाँ पे तो, ठीक है। T5 T6 की निकाल रखी है हमने, तो 1/12 1/12, इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया। तो 1/12 1/12 दोनों की ऐड करेंगे 1/6 आ जाएगी। तो ये मेरी आ गई, बस आप फॉर्मूले में डालनी है। सो पी ई सच दैट गिवन दैट एफ हैज हैपेंड, पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ इज इक्वल टू 1/6 जो इंटरसेक्शन की है अपॉन 3/4 जो पी एफ की है। आंसर इज 2/9।
तो इसको करने का तरीका ये है। Okay, next starts our exercise. First question, given that E and F are events such that PE की वैल्यू दी हुई है आपको, PF की वैल्यू दी हुई है आपको, PE इंटरसेक्शन F की दी हुई है. Find PE given that F has happened and PF given that E has happened. तो दोनों निकालने मुझे. तो पहले PE such that F has happened करेंगे. तो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, राइट. तो P इंटरसेक्शन F इज 0.2 और PF जो है दैट इज 0.3. तो बेसिकली 2/3 आपका ये आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट कम्स PF सच दैट E हैज हैपेंड. ऊपर तो आप F इंटरसेक्शन E करेंगे, तो इंटरसेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कम्यूटेटिव टाइप होती है, ठीक है. और नीचे PE आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप. तो E इंटरसेक्शन F और ये सेम यूज कर सकता हूं मैं 0.2 और PE 0.6. तो ये बेसिकली 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगा. सेकेंड इज कंप्यूट PA सच दैट B हैज हैपेंड. PB दिया हुआ, इंटरसेक्शन दिया होता है, तो सिंपल सही है कि PA given that B has happened is PA intersection B over PB. तो 0.32 over 0.5. तो ये 32 over 100, 5 over 10 cancel out. 5 6 30. ठीक है. आप इसे अपॉन में भी छोड़ सकते हैं वैसे, है ना. क्यों हम डेसिमल में क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं. सो लीव इट. हम कहाँ पे कर रहे हैं, 2 से आप कैंसिल आउट करो, 5 छोड़ दो. 2 16 2 5. तो 16/25 इज योर आंसर. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. इफ PA इज इक्वल टू दिस, PB दिया हुआ है and P of B such that A is given. तो ये 0.4 दी हुई है. फाइंड A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी. तो इसका यूज कर सकते हैं हम, इससे निकल जाएगी ये. तो PB such that A has happened की क्या होगी, PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA होगी. ठीक है. अब इसकी वैल्यू 0.4 दी हुई है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है और PA की वैल्यू मुझे 0.8 दी हुई है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 0.32 जो है वो मेरी PB इंटरसेक्शन A लिख लो, या फिर इसको चेंज करके A इंटरसेक्शन B कर लो. तो फर्स्ट पार्ट तो मेरा ये आराम से यहीं पे हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए PA सच दैट B हैज हैपेंड में मैं क्या करूँगा, PA सच दैट B हैज हैपेंड. इसमें PA इंटरसेक्शन B अब हम निकाल चुके हैं, उसको यूज कर लेंगे, ओवर PB कर लेंगे, राइट. तो ये आपकी आ गई इंटरसेक्शन, आपकी 0.32 आ गई. PB आपको यहाँ पे 0.5 दिया हुआ. तो ये तो पीछे हमने सॉल्व करा था, अभी सेम आंसर हमारा 16/25 आ जाएगा. ठीक है. तो इस बार ये जो है उसमें दिया हुआ है डेसिमल्स में, तो 32 over 100, 10 over 5, सीधा डिवाइड किया. 5 6 30, 20.4, 10 का मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो 0.64 आ जाएगा. ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, PA यूनियन B. तो PA यूनियन B आपका क्या होता है, इट इज P. ये मुझे लग रहा है कुछ इसमें गलत रह गया, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स तो ये नहीं दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन भी नहीं तो 0 आता. तो यहाँ गिवन दैट समथिंग होना चाहिए था कि समथिंग इज डन. नहीं तो अच्छा चलो, नहीं दिया तो हम इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं. गिवन दैट नहीं दिया कंडीशनल, तो नॉर्मल निकाल लेते हैं. PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B. हम अपनी पुरानी एक्जियोमेट्रिक अप्रोच लगा लेते हैं. सो PA की वैल्यू क्या है, 0.8 प्लस PB की वैल्यू 0.5
माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 0.32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 5 13 यानी 1.3 माइनस 0.32। तो इसको 1.30 लिख लो आप। तो 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9, ये 0 हो जाएगा। तो 0.98 जो है ये मेरी थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट P A union B if 2PA is equal to PB is equal to 5/13 and PA given that B has happened is equal to 2/5। ओके, तो हमें PA union B इवेल्युएट करना। देखो, तो इसके लिए तो मुझे क्या चाहिए, PA प्लस PB प्लस माइनस आएगा सॉरी A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B मैं यहाँ से निकालूंगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B ओवर PB, ये यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो पहले इसी को ही निकाल लेते हैं। सो ये आ गया 2/5 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। PB आपको 5/13 दिया हुआ है, 13 ऊपर चला जाएगा। तो अगर क्रॉस करेंगे इधर, सो 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/13 आ जाएगा, राइट। एक तो ये आ गया। दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, PA। अच्छा, अब यहाँ से देखो PA कितना है, PB तो 5/13 है, 2PA भी 5/13 है, तो PA 5/26 हो जाएगा। सो PA वुड बी 5/26। PB कितना हो गया 5/13 माइनस इंटरसेक्शन हम 2/13 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/26 प्लस 3/13। तो इसको भी 26 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगा। सो 11/26 मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, PA की वैल्यू दी है, PB की वैल्यू दी है, यूनियन की वैल्यू दी है, ये सब कुछ निकालना है। तो इंटरसेक्शन तो हमारी सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस, मैं पता नहीं प्लस लिख के क्यों हमेशा हटाता हूँ, A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से यूनियन हमें 7/11 दिया, A हमें 6/11 दिया, B हमें 5/11 दिया, माइनस PA इंटरसेक्शन B। ट्रांसपोज कर दो, उधर चली जाएगी है PA इंटरसेक्शन B। 6 + 5 11, 11 - 7 इज 4/11। ठीक है, एक चीज आ गई फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, PA such that B has happened, तो PA इंटरसेक्शन B, तो इंटरसेक्शन B आपको 4/11 मिल जाएगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय B is 5/11, तो आंसर इज 4/5। थर्ड पार्ट उल्टा करना है, PB गिवन दैट A has happened, तो PA इंटरसेक्शन B तो वही रहेगा ऊपर 4/11, लेकिन नीचे PA आ जाएगा 6/11। सो आंसर इज 4/6 यानी कि 2/3। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया, वेयर फर्स्ट पार्ट E इवेंट जो है दैट इज हेड ऑन द थर्ड टॉस है एंड F हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो एक बार इसकी सैम्पल स्पेस यहाँ साइड में लिख लेते हैं 3 कॉइन्स की। तो ये हो जाएगी H से स्टार्ट कर लेते हैं, HT TH TT। एक बार फिर रिपीट HH HT TH TT। 4 के आगे H, 4 के आगे
टेल। टोटल 8 बन गई हमारी सैम्पल स्पेसेस, ठीक है। अब इसमें वो कहता है फर्स्ट पार्ट में कि जो ई है, अच्छा इसमें मैंने पेस्ट नहीं किया, इसमें हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो चीज़ रह गई है हमारी। क्वेश्चन में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई एफ की, 6 से 9 क्वेश्चंस में ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज़ हैपेंड, ये निकालनी है 9 क्वेश्चन तक। ओके, तो इसमें हमारा जो ई है वो है हेड ऑन द थर्ड टॉस, एफ जो है हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो फर्स्ट पार्ट में हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है जी, बस इन 2 में ही आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ कितना हो जाएगा, नीचे पी एफ आ जाएगा, दैट मीन्स 2 आ गया, एन एफ निकाल लिया मैंने, है ना। तो ये मेरा एन एफ हो गया है, और उसके बाद इन 2 में से ई हेड ऑन द थर्ड टॉस क्या है, हेड ऑन द थर्ड टॉस सिर्फ एक में आ रहा है, सो 1/2, राइट। तो इसमें ये ऊपर जो है मेरा एन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया था, राइट। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने जो प्रॉपर हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कि ई का मेरा जो सेट है वो क्या होने वाला है। अब ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे हेड किस किस में आ रहा है, सी, इसमें मैं अगर कलर चेंज करता हूँ, इसमें थर्ड टॉस में आ रहा है, 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 ठीक है। तो चारों आप यहाँ 3 जो हैं ये आप लिख सकते हैं, इसमें आ रहा है, एच टी एच में आ रहा है, टी एच एच में आ रहा है, एंड टी टी एच में आ रहा है, राइट। एफ जो है ये क्या है हमारे पास, ये जो 2 वाला है, हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, तो ये 2 आगे केसेस, एच 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 एंड एच एच टी। ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, तो ये देख पता ही चल रहा है सिर्फ एक ही केस आ रहा है, ट्रिपल एच वाला। अब इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकालनी है, तो पी ई जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1 2 3 4 इक्वली लाइकली है, 4/8 हो जाएगी। पी एफ कितनी हो जाएगी आपकी, 1 2 3 2/8 सॉरी, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8। तो ये ऊपर वाले में हमने क्या करना होता है, अब इसको हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज स्ट्रेट अवे पी ई इंटरसेक्शन एफ इज पी ई सच दैट एफ हैज हैपेंड इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ओवर पी एफ की प्रोबेबिलिटी। सो पी एफ की प्रोबेबिलिटी 2/8 यानी 1/4 ले सकते हैं आप, और अगर आप 2/8 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ऊपर 1/8, ये 8 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आ गई। सी हमारा आंसर यहाँ हम पहले ही निकाल चुके थे, राइट। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, ई एट लीस्ट 2 हेड्स, एफ एट मोस्ट 2 हेड्स। तो एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। सो कम से कम, या एक काम करते हैं, पहले एफ निकालना ज़्यादा बेटर है, उसी में से निकालना, आंसर 1 सेकेंड में आ जाएगा। तो एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स मतलब 0 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेंगे। तो सिर्फ देखो 3 हेड नहीं चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो ये केस चलेगा, ये केस चलेगा, 1 हेड वाला भी चलेगा, ये सारे चलेंगे। तो 0 हेड वाला केस ये भी चलेगा। तो 7 केसेस आ गए मेरे पास। तो यहाँ पे मेरी ये कितनी आ जाएगी, नीचे जो एन एफ है वो कितना आ गया, एफ में मेरे 7 आउटकम्स है मेरे पास, उसमें से एटलीस्ट 2 हेड्स किस में है, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो कम से कम 2 हेड्स चाहिए, तो इस केस में 2 हेड्स हैं, इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें नहीं है, इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो 3 केसेस में मेरे पास जो है, इसमें से ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 3 केसेस बन रहे हैं। तो 3/7 हो गया, ऊपर मैंने एन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया और नीचे एन एफ आ गया, राइट।
अब प्रोबेबिलिटी वाइज करेंगे आप, आपके पास सैम्पल स्पेस कितनी है, आंसर हमारा ऊपर आ चुका है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी जो हम देखते हैं वो किससे निकल आएगी हमारी, आपने सिंपली इसे 8 से डिवाइड करना है तो ये प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट अस सी यहाँ पे हमारा सेम आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं ई निकाल रहा हूँ। तो ई मेरा क्या है, एट लीस्ट 2 हेड्स। ई सिर्फ आपको कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ में एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। तो ई के लिए आपका ये आ रहा है कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। तो ये आ रहा है 2, ये वाला 3 वाला केस चलेंगे, 2 और 3 वाले, 2 और 3 वाले ये नहीं चलेगा, 2 और 3 वाले ये सब नहीं चलेंगे। तो 4 केसेस है मेरे पास, ठीक है। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। इसके बाद मेरे पास एफ में कितने केसेस हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स वाले राइट वाले केसेस सारे हैं, सिर्फ एक छोड़ के सातों के साथ केसेस आप इसमें डाल दीजिए। एच टी एच, एच टी टी, कहाँ तक, एंड तक, टी 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 तक, और सारे ये 7 केसेस राइट वाले हमने लिख देने हैं। इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ, कितने आएंगे ई इंटरसेक्शन एफ में, देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ ये 7 है, तो ये 3 वाले केसेस बच गए, तो ये 3 डाल देते हैं। एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच, ठीक है जी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी जो है पी ई की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ दो। पी एफ की प्रोबेबिलिटी, सो पी एफ की प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं 1 2 3 और 7 केसेस हैं, 7/8 बिल्कुल सही आ रही है यहाँ से, बिल्कुल ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की 3 केसेस हैं, 3/8 बिल्कुल सही आ रही है यहाँ से। तो अब बचा हमारा पी ई सच दैट एफ हैज हैपेंड, सो पी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर 3/8, नीचे पी एफ 7/8, यानी कि 3/7 हमारा आंसर आ गया। ऐसे प्रॉपर लिखना है हमें। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ई एट मोस्ट 2 टेल्स, एफ एट लीस्ट 1 टेल। तो एफ को पहले निकाल लेते हैं, एट लीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल चलेगी, 2 टेल चलेंगी और 3 टेल भी चलेंगी। तो 1 टेल तक चलेगी, 2 टेल चलेंगी, 1 टेल, 2 टेल चलेंगी, 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल भी चलेंगी। 7 केसेस आ गए, तो नीचे 7 आ गया। और इसके अंदर से एट मोस्ट 2 टेल्स निकाल दो। एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब 0 1 2, सिर्फ 3 टेल वाला नहीं चलेगा केस, बाकी सब चलेंगे। एट मोस्ट 2 टेल्स, तो इसमें आपका कितने चलेंगे, सिर्फ ये 3 टेल वाला केस नहीं चलेगा, 1 टेल और 2 टेल वाले केस चलेंगे। एट मोस्ट 2 टेल्स इस एफ में से, ठीक है। नॉर्मली तो आप निकालेंगे तो एट मोस्ट 2 टेल्स में 0 टेल भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो ई आपके ये सारे हैं, लेकिन एफ में से कितने ई हो रहे हैं, ये इंटरसेक्शन निकल जाएगा, राइट। तो ये आपका 6/7 आंसर आ गया, राइट। अब इसको हम अपने नॉर्मल उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको जैसे डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, क्योंकि 8 सैम्पल स्पेसेस हैं, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब मैं ये यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वो अब आप लिख सकते हैं, हमने पहले 2 पार्ट्स में देख लिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एट लीस्ट 1 टेल वाले, ठीक है, हाँ एट लीस्ट 1 टेल वाले ये डॉटेड केसेस हैं, राइट। तो ये आपके कितने हैं, 7/8। ये आप सैम्पल स्पेस ऐसे ई एफ सारे लिख सकते हैं, जैसे पहले 2 पार्ट्स में लिखे थे। ई इंटरसेक्शन एफ वाले राइट के साथ, राइट ये राइट वाले ई वाले केसेस हैं, ई इंटरसेक्शन एफ वाले ये वाले केसेस हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, कितने बने, 1 2 3 4 5 6/8 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। बस आपका आंसर 6/7 यहाँ से आ गया। अब आप इसकी आराम से पूरी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, 2 coins are tossed once where 2 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ के साथ, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस, जो होती है एच एच, एच टी, टेल हेड्स एंड टेल टेल।
तो ये सैम्पल स्पेस आ गई मेरे पास। फर्स्ट पार्ट, नाउ सी ई, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एफ, वन कॉइन शोज हेड। तो वन कॉइन शोज हेड, अब मैं सैम्पल स्पेसिस नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एफ और ई लिख देता हूँ और यहाँ मैं ई इंटरसेक्शन एफ सब यहीं लिख देता हूँ, सिर्फ टिक मारूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो एफ है, वन कॉइन शोज हेड, तो वन कॉइन ने आपके हेड शो करना है। तो वन कॉइन नहीं, देखो ये वाला हेड शो कर रहा है, ये हेड शो कर रहा है। तो अगर एन एफ वाले फॉर्मूले से निकालूंगा तो नीचे 2 आ गया। इसके अंदर से टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल आनी चाहिए। तो एक कॉइन पे किस पे टेल आ रही है, दोनों में ही आ रही है टेल, देखो। तो किसी भी एक कॉइन में, तो ये 2 के 2 केसेस आपके जो हैं वो इसमें से निकल आएंगे। तो ये आंसर आपका 1 आ जाएगा, राइट। तो ये तो हमारी आंसर की कंफर्मेशन होगी। अब हम इसको प्रॉपर मेथड से अगर करेंगे, सो वी विल सी कि आपके पास ई क्या आ रहा है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। तो टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, ई भी आपका टिक मारेंगे तो टिक मार लीजिए कि टेल एक कॉइन पे अपीयर हो रही है, यही 2 केस बनेंगे। तो इंटरसेक्शन के भी आपके यही 2 केस बन जाएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन भी आपका यही 2 केस बन जाएंगे। तो ये आप इसको आराम से लिख सकते हैं तीनों को। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे अगर, तो प्रोबेबिलिटीज़ के लिए आपका ये आ जाएगा, जो पी एफ है वो आपकी 2/4 यानी 1/2 आ जाएगी। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे एच के आगे हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं। 2/4 हो रही है। ई की प्रोबेबिलिटी जो पी ई है वो भी 2/4 हो रही है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है आपकी वो भी 2/4 हो रही है, यानी 1/2 हो रही है सारी। ओके, सो पी ई सच दैट एफ हैज़ हैपेंड, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है जी, ओवर पी एफ। तो ये आपकी 2/4 है और नीचे भी आपकी 2/4 है। तो बेसिकली 1 आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट पेस्ट कर लिया मैंने पहले से ही, पिछले पार्ट को यूटिलाइज करेंगे हम लोग। ओके, तो इसमें क्या है कि एफ है, नो हेड अपीयर्स, कोई हेड नहीं अपीयर होने वाला। तो एफ इवेंट के लिए नो हेड अपीयर्स में सिर्फ एक ही बनेगा, यहाँ पे यही वाला केस बने वाला है सिर्फ एफ के लिए, ठीक है। उसमें से ई क्या है, नो टेल अपीयर्स, ई के केस में आपका कोई टेल नहीं आएगी, तो ये है। तो एफ में से तो ई निकल नहीं सकता, तो बेसिकली ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ भी नहीं आने वाला, तो 5 होने वाला है। तो ये तो वैसे ही 0 आ गया मेरा, ठीक है। इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। नीचे पी एफ जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है, राइट। तो ये लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन एफ की 0 आ रही है, इसीलिए आंसर क्या है 0, राइट। तो प्रोबेबिलिटीज़ आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो पी एफ जो है वो 1/4 है, पी ई जो है दैट इज़ ऑल्सो 1/4, लेकिन पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है दैट इज़ 0/4, तो ये 0 है, ठीक है। तो ये हमारी इससे रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स डाई को थ्रो किया गया, ठीक है। तो इसकी सैम्पल स्पेस तो पूरी लिखने की बजाय मेरे को पता है इसकी सैम्पल स्पेस में जो है 216 आउटकम्स होने वाली है, 6 × 6 × 6, राइट। ई जो है वो कहता है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। तो अब मैं इसमें अगर आपका 3 बार मैं डाई को थ्रो कर रहा हूँ, थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सैम्पल स्पेस में कितने होने वाले हैं, ये 2 जो चीज़ें हैं ये 36 होने वाली हैं इसमें, क्योंकि 2 के कॉम्बिनेशन 6 × 6 है। आप चाहे परम्यूटेशंस लगा लीजिए, उससे भी पता चल जाएगा। सो एन ई जो है वो आपकी 36 होने वाली है, राइट। एफ जो है ये एग्जाम्पल में भी शायद हमने किया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन। एफ जो है वो कहता है कि 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज रिस्पेक्टिवली। तो पहले पे 6 आएगा, दूसरे पे। अब इसमें तो 6 ही ऑप्शंस बची हैं। सो एन जो है एफ है वो मेरा 6 होने वाला है, राइट।
तो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहेंगे सैम्पल स्पेस तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 सब आप ऐसे एग्जाम्पल में हमने देखा था ये। और यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 1 1 से 6 6 तक, और ये 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें आपका जो कलर चेंज करके करते हैं कि हमारा जो पी ई गिवन दैट एफ हैज़ हैपन्ड, तो एफ हैपन करने के कितने हैं, 6 आउटकम्स हैं मेरे पास, एन एफ से करूँगा। इस 6 में से जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है, 6 5 पहले तो आएगा ही आएगा, ये इसकी सैम्पल स्पेस तो रहेगी, मतलब इस एफ इवेंट में ये आउटकम्स तो रहेंगी। तो इसमें से 4 आने वाली तो सिर्फ एक ही है मेरे पास, यही है, राइट, दिस इज व्हाट ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें से सिर्फ एक आ रही है मेरे पास, तो आंसर इज 1/6। ओके, अब आप इसको प्रोबेबिलिटी वाइज करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये तो मैंने एन एफ और एन ई इंटरसेक्शन एफ कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर प्रॉपर देखेंगे आप, तो आप इसको आप किससे करेंगे, सैम्पल स्पेसेस 216 हैं तो 216 से डिवाइड करेंगे दोनों को आप। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ आएगा। अब पी एफ क्या है, ये 6 केसेस, तो ये 6/216 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। और ई इंटरसेक्शन एफ सिर्फ एक ये केस है, इसको आप लिख देंगे, ठीक है, दिस इज़ द केस ओनली, 654 वाला, 654 वाला इज़ द ओनली ई इंटरसेक्शन एफ केस। तो ये 1/6 आ जाएगा आपका, सॉरी नीचे 216 आएगा, 1/216, फाइनल आंसर इज 1/6। ये प्रोबेबिलिटी जो है इसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो मदर फादर सन तीनों जने रैंडम लाइन अप कर रहे हैं एक फैमिली पिक्चर के लिए। ई इवेंट जो है वो सन ऑन वन एंड है, एफ इवेंट जो है वो फादर इन मिडल है। तो निकालना क्या हमने, 6 to 9 क्वेश्चन में हमने पी ई और एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब आप देखो कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आपको क्या करना है कि मदर को फ्रंट में रख लेते हैं, ठीक है, फादर सन इधर आ गए, मदर फ्रंट में है, सन फादर इंटरचेंज कर दो। फिर फादर को रख लेते हैं आगे, मदर सन आ गए, फादर इधर ही हैं, सन और मदर हो गए। फिर इसके बाद आपके सन को आगे रख लेते हैं, मदर फादर हो गए, सन फादर मदर, ठीक है। अब आप अगर इसको आप क्रॉस चेक भी करना चाहो तो आप किस चीज़ से कर सकते हो, सी आप इसको परम्यूटेशन से आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप इसे, जी हमारे पास 3 रैंडम प्लेसेस हैं पिक्चर के लिए। तो पहले के लिए हमारे पास तीनों फादर मदर सन कोई भी आ सकता है पहली प्लेस पे, सेकंड प्लेस में एक फिक्स हो गया तो 2 जने आएंगे और फिर एक लास्ट बचेगा, तो ये भी 6 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये वो है। परम्यूटेशंस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल बोल सकते हैं आप इसे। ओके डन। तो अब इसमें 6 आगे कंफर्म हो गया हमें। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अब इवेंट ई और एफ देखने हैं। तो इवेंट एफ पहले लेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंडीशनल इवेंट है हमारा। तो फादर इन द मिडल के कौन से केसेस हैं, एफ के लिए इवेंट के लिए कौन से केसेस हैं, एक ये वाला केस है मिडल में फादर, और एक यहाँ पे फादर मिडल में है, ठीक है। फिर वो कहता है इस एफ में से ई निकाल लेते हैं, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड दोनों केसेस में सन जो है वो वन एंड पे ही है। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो निकालूंगा तो यहाँ पे भी सन ऑन वन एंड है और यहाँ पे भी सन ऑन वन एंड है। आंसर क्या आने वाला है 1, दोनों केसेस इसके निकल गए, ठीक है। तो आप ये सैम्पल स्पेसिस एफ के अगेंस्ट भी डाल सकते हैं, ये दोनों आउटकम्स इसमें डाल सकते हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ में भी यही डाल सकते हैं, ओके। अगर खाली ई की शो करेंगे देखो तो आपको ये भी लेनी पड़ेंगी 2। अगर आप ई की शो कर रहे हैं, ई की अगर आप शो कर रहे हैं तो आपको सन ऑन वन एंड में ये भी शो करना पड़ेगा, ये भी शो करना पड़ेगा, ये भी शो करना पड़ेगा और ये भी शो करना पड़ेगा, ओके। एफ में से जब हम ई निकालते हैं तो बेसिकली हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, तो हमारा आंसर जो वो 1 सेकंड में आ जाता है
कि 2/2 है, आंसर इज़ 1। अब आंसर मुझे कंफर्म है, सिचुएशन मुझे समझ आती है, बस अब मैंने मार्क्स के लिए कैसे लिखना है। आप ई को भी लिख दो। ई को आप कैसे लिखोगे कि मदर फादर सन केस हो गया, ठीक है, फादर मदर सन वाला केस हो गया, सन मदर फादर वाला केस हो गया, एंड सन फादर मदर वाला केस हो गया, राइट। ये मेरा ई है। एफ को कैसे लिखोगे आप? एफ को लिखोगे आप मदर फादर सन वाला केस हो गया, और सन फादर मदर वाला केस हो गया लास्ट में, ठीक है। ये ब्रेसेस लगाएंगे, सेट बना रहे हैं। और ई इंटरसेक्शन एफ को कैसे लिखोगे आप? यही वाले दोनों केसेस दोनों बन रहे हैं ना, देखो आप, सी हेयर हेयर एंड सी हेयर एंड हेयर। तो ये आपको प्रॉपर ऐसे लिखने पड़ेंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखो आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ई निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो 2/6 आ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो 2/6 आ जाएगी। सी होगी ना सेम, तो पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ, तो 2/6 ये वाली, और 2/6 ये वाली पी एफ, आ गया 1 आंसर। तो प्रॉपर हमें ऐसे मेंशन करना है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड। एक ब्लैक और रेड डाई को हमने रोल किया है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो सम जो आपको ग्रेटर देन 9 चाहिए, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो हमें प्रोबेबिलिटी, भाई सम जो है वो ग्रेटर देन 9 चाहिए, इवेंट ई हम इसे ले लेंगे, गिवन दैट ब्लैक डाई हैज़ रिजल्टेड इन 5। ब्लैक के अंदर जो है वो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 9 को हम इवेंट ई ले लेते हैं, और ब्लैक डाइस में आपका 5 है उसको एफ ले लेते हैं, क्योंकि वो गिवन वाली कंडीशन है, कंडीशनल वो है हमारी इवेंट है। तो इसमें आप अगर वो बना लेते हैं फटाफट, इसमें सैम्पल स्पेस टाइप की। सो सी, ये ब्लैक 1 है, ब्लैक 2 है, ब्लैक 3 है, ब्लैक 4, ब्लैक 5 एंड ब्लैक 6, ओके। एंड दिस इज कौन सा था? ब्लैक एंड रेड डाई। तो ये रेड का है, रेड का कॉलम ये है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें मुझे जो इवेंट ई है दैट इज, पहले एफ को ले लेते हैं। एफ हमारा कंडीशनल इवेंट है, ब्लैक 5 होना चाहिए। तो ब्लैक 5 की रो तो ये सारी आएगी, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5। ये ब्लैक की मेरी सारी आ गई। तो ये एफ मेरा इवेंट यही हो गया सारा, राइट। तो इसके अंदर से सम ग्रेटर देन 9 किसका आ रहा है? इनके अंदर से सम ग्रेटर देन 9 आपका 5 5 और 6 5, ये दो केसेस का आ रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी? 2/6 यानी कि 1/3, ओके। तो ये आंसर मुझे मेरा मिल गया। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इवेंट ई में मेरे क्या क्या आ रहा है। सो इसमें जो आउटकम्स है मेरी, सैम्पल स्पेस इज़ दिस, पूरी के 36 की आप बना सकते हैं इसमें। और ग्रेटर देन 9 वाले सम आप इसमें से निकालेंगे। तो मैं ग्रेटर देन 9 वाले में आपको लेट मी चेंज द कलर, एंड ग्रेटर देन 9, 1 की उसमें कुछ नहीं आएगा, 2 की उसमें कुछ नहीं आएगा, 3 की रो में आपका 3 और 6 पर इक्वल टू नहीं है, मैं नहीं ले सकता। 4 में स्टार्ट होगा, 4 5 एंड 4 6, ग्रेटर देन 9 सिर्फ 4 6 आएगा आपका, ठीक है, ई के लिए। 5 में 5 4 9 हो जाएगा, 5 6 आएगा, इधर 6 6 आएगा, ठीक है। तो ई के लिए आपके ये केसेस बनेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 6, अच्छा 6 4 भी बनेगा, एक 6 4 भी लेंगे आप, 6 4 इज 10। तो 4 6 5 5 6 5 6 4 6 5 6 5 दो बार लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 6 आना है, ठीक है। 6 6
ये पहला वाला रेड है और दूसरा वाला ब्लैक है, रेड है ब्लैक है, ऐसे सारे हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इवेंट जो है वो कौन सा आएगा, एफ जो इवेंट है उसमें हमारा क्या था कि ब्लैक में 5 आना चाहिए, तो ये 5 जो ब्लू वाले हैं सारे आप एज इट इज़ लिख दीजिए, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5, ठीक है। 6 के 6 केसेस आपके बन गए। ऑब्वियसली ये ब्लैक वाला है, पहला वाला रेड वाला है, ओके। नेक्स्ट कम्स ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 5 5 और 6 5 दो ही हैं, राइट। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की बात करेंगे तो पी ई तो चाहिए ही नहीं होती, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। पी एफ जो है वो आपके 6 केसेस हैं, तो 6/36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हो 6/36 करेंगे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, 2/36 करेंगे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी विल ऑल्सो बी 2/36, टोटल केसेस क्योंकि 36 हैं। सो अब इसमें मेरा क्या बच गया, सिर्फ मुझे पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ के साथ निकालनी है। इंटरसेक्शन पी ई ऊपर आ जाएगा, इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, और नीचे पी एफ आ जाएगा 6/36। आंसर इज 2/6, दैट इज 1/3। नेक्स्ट इज बी पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। तो अब जो है इसका सिचुएशन उसने हमारे लिए बदल दिया, ठीक है। तो अब ब्लैक डाई जो हम यहाँ लिख रहे थे वही लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। रेड डाई जो है नीचे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका एफ पहले लेते हैं, कि गिवन दैट वाला पहले लेते हैं एफ, कि रेड डाई में जो है नंबर लेस देन 4 आना चाहिए। दिस इज माय एफ, लेस देन 4 आना चाहिए रेड डाई में नंबर। तो लेस देन 4 कौन सा होता है, 1 2 3, तो ये पूरी की पूरी रोज आएंगी 1 1 1 2 1 3, सब में रेड डाई में जो नंबर है मेरा, ये कितना आ गया आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इसमें लेस देन 4 है मेरा। अब नाउ इसमें से इवेंट ई जो है जिसमें ऑब्टेनिंग द सम 8 चाहिए मुझे, कौन से केसेस हैं वो, 8 वाले केसेस आप देख सकते हैं कि 5 3 8 है, 2 6 8 है, बस। तो मेरा जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है, नीचे आपके कितने ब्लू वाले कितने केसेस हैं एफ वाले, ये आपके 6 6 6 18 केसेस हैं, और उनमें से आपके ई इंटरसेक्शन एफ वाले केसेस कितने हैं, 2 केसेस हैं। आंसर इज 1/9, ठीक है। अब इसको प्रॉपर सेट्स में आपका होमवर्क है, आप आराम से इसे बना सकते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट्स ई 1 3 5 आएगा, एफ में 2 3 आएगा, जी में ये आएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ एंड एफ ई। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ हैज हैपेंड, पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ, राइट। तो अब एक डाई है, उसकी सैंपल स्पेस क्या होने वाली है, एक डाई की सैंपल स्पेस विल ऑलवेज बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब इसके अंदर से ई इंटरसेक्ट ई क्या है 1 3 5, एफ क्या है 2 3, ठीक है। वैसे तो आप जब इसमें पी एफ की कितनी है, आप एफ की निकालो, 2 केसेस है और टोटल सैंपल स्पेसिस में 6 केसेस हैं, तो 2/6 हो जाएगा। और वैसे तो इन 2 केसेस में से कितने हैं ई में, एक ही केस है, तो 1/6 आपका 1/2 आंसर आने वाला है। 11th में आपका 1/2 इस बड़े आराम से दिख रहा है। इनमें से आपके ई में कितने केसेस हैं, सिर्फ एक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, एफ की प्रोबेबिलिटी ये है और
ई इंटरसेक्शन एफ सिर्फ 3 है, ई इंटरसेक्शन एफ इज़ ओनली 3, तो कितने हैं 1/6 आ गई इसकी, तो यानी आंसर इज़ 1/2। नेक्स्ट अच्छा इसी में ही है एंड में पी एफ ई निकालनी है आपको, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई तो एक ही बात है, नीचे पी ई आ जाएगा। अब ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 केस हो रहे हैं तो 3/6 हो जाएगी, और ई इंटरसेक्शन एफ तो फिर से वही एक ही है, 3 आ रहा है तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो 1/6, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा जी 1/3। ओके नेक्स्ट सेकेंड PEG कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये कितनी हो जाएगी PE इंटरसेक्शन G ओवर PG आएगी, सॉरी E नहीं आएगी PG आएगी। तो E और G में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ रहा है 2 3 4 5, 3 और 5, 3 और 5 आपके 2 मिल रहे हैं मुझे यहाँ, तो 2 काउंट आ गया, तो 2/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 6 सैम्पल स्पेसिस हैं, आउटकम्स हैं उसमें टोटल। और PG क्या मिला मुझे, G इज़ 4 है तो 4/6, तो यानी कि 6 कैंसिल आउट, 1/2 आ गई मेरे पास यहाँ पे। फाइन, PGE कितना आएगा PGE, तो अब मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा जगह बनानी चाहिए, और इनफैक्ट इसी को मैं नीचे ले जाऊँगा, थर्ड पार्ट नहीं तो होगा नहीं। PGE, तो ये आपका PG इंटरसेक्शन F आएगा, सॉरी E ओवर PE, तो यानी कि ये G इंटरसेक्ट, ये तो 2/6 ही रहेगा, G और E की इंटरसेक्शन हमने अभी करी थी, सो 2/6 ओवर PE की कितनी है 3/6, तो आंसर कितना आ गया 2/3, पहले का सेकंड का ये और इसका ये। नेक्स्ट कम्स कि EUF और G की करनी है आपको। ओके तो अब हमें मुझे लगता है कि दोबारा क्वेश्चन को डाल लेना चाहिए, या इसी के नीचे अगर आप देखोगे, मैं कलर चेंज करके इसी के नीचे करने की कोशिश करता हूँ। सो आप देखो E यूनियन F क्या है आपके पास, E और F आप कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E यूनियन F इज़ 1 2 3 5, राइट, 4 आ गई आपके पास, ठीक है, और ये G आ गई, तो इसको नीचे स्पेस में ही लेके चलते हैं, वहीं करते हैं नई जगह पे। सो थर्ड पार्ट देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, आप जो हमने किया था उसमें E यूनियन F ये निकाल लेता हूँ मैं, वैसे इंटरसेक्शन F निकालना चाहिए, यूनियन अपने आप आ जाएगी, तो पहले मैं लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, तो यहाँ यूनियन में 1 2 3 5 आ गया। सिमिलरली E इंटरसेक्शन F जो आप लिखेंगे उसमें क्या आ जाएगा, E और F में आपका सिर्फ 3 ही आ रहा है, ओके, एक ही चीज़ आ रही है इसकी आपकी। ओके तो इसका तो मेरे पास देखो फॉर्मूला है, इसका मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है, इसका फॉर्मूला इज़ PE यूनियन F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी G के साथ है कि PE निकालेंगे G के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्लस PF की निकालेंगे G के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, माइनस E इंटरसेक्शन F की G के साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये वाला पार्ट पहले चाहिए होगा करने का, तो इसे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, क्योंकि PE यूनियन F की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 4/6, ठीक है, और G की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है ही है पहले यहाँ पे 4/6, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, बट हम इसे प्रॉपर इस मेथड से निकाल लेंगे, राइट। तो मुझे अब इसके लिए पहले ये चाहिए, वी हैव टू फाइंड दिस। नाउ सी, इसको निकालने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे E इंटरसेक्शन F, इसको जब निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इसको आप पैकेट बना लो एक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE इंटरसेक्शन F पैकेट के इंटरसेक्शन G के साथ, दिस इंटरसेक्शन G ओवर
पी जी, राइट, इससे ये निकल आएगा। अब इसके लिए क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास ये रहा, अगर मैं जी के साथ इसकी इंटरसेक्शन करूँगा तो मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकल आएगा। तो इसमें भी 3 ही आएगा सिर्फ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, और पी जी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/6, तो बेसिकली 1/4 आ गई इसकी वैल्यू। सिर्फ इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, नाउ वी पुट इन दिस फॉर्मूला, और हम जब इस फॉर्मूले में वापस पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी ई यूनियन एफ जी जो है इट इज़ इक्वल टू पी ई जी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम सेकंड पार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या आई थी, 1/2, यहाँ 2/4 हमने लिखी थी, तो मैं उसी में लिख देता हूँ, 2/4 से आई थी, प्लस 2/4 इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम। कहाँ पे निकाल चुके हैं, एफ जी। अच्छा, एफ जी की नहीं निकाली है हमने ई जी की निकाली है। तो एफ जी की आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि जी में कितने हैं, देखो एन एफ से ही निकाल लो, 4 हैं, 4 में से एफ कितना है, 2 है, तो ये भी 2/4। कन्फर्म हमें 1 सेकंड में जाता है एन वाले फॉर्मूले से। ई जी में भी हम क्या कर सकते हैं, जी में 4 है, उसमें से ई के कितने हैं, 3 और 5 2 हैं, तो 2/4। ठीक है, माइनस ये 1/4 हम निकाल ही चुके हैं। सो 2 + 2 इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3, तो ये आपका आंसर आ गया जी 3/4। राइट, तो सारे मेरे पार्ट्स के आंसर्स आ गए। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl and second is at least one is a girl? तो अब मेरे पास 2 चाइल्ड की सैम्पल स्पेस है, क्या बनेगी, या तो दोनों गर्ल्स होंगी, एक बॉय एक गर्ल, एक गर्ल होगी पहले, दूसरा बॉय हो गया, और दोनों बॉयज़ हो गए। राइट, अब वो कहता है व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही गर्ल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के लिए इफ़ आई यूज़ कि ई, ये मेरा इवेंट हो गया ई कि दोनों लड़कियां, तो ई इवेंट को मैं डालूंगा तो ये वाली चीज़ आएगी। अब फर्स्ट पार्ट के लिए उसने क्या यूज़ किया, एफ़ किसे बोल रहा है वो बनाने को, कि यंगेस्ट इज़, F1 लिख देते हैं इसे, कि यंगेस्ट इज़ अ गर्ल। तो यंगेस्ट लड़की होनी चाहिए, मतलब पहली लड़की होनी चाहिए, इस साइड बना देता हूँ F1। ठीक है, तो यंगेस्ट गर्ल, इस केस में भी यंगेस्ट गर्ल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इस केस में भी यंगेस्ट गर्ल आ रही है। ठीक है, तो F में से कितना E आ रहा है आपके पास। ठीक है, एक जो केस है उसमें आपके पास, तो ये सीधा सीधा आपका 1/2 आ गया। ठीक है जी, सो प्रोबेबिलिटी कि भाई दोनों लड़कियां हैं, गिवन दैट कि पहली जो है यंगेस्ट वन इज़ अ गर्ल, इज़ NF, नीचे 2 केस आ रहे हैं पिंक वाले, ब्लू वाला E इंटरसेक्शन F वाला 1 केस आ रहा है, तो आंसर इज़ 1/2। राइट, तो इसमें अब आप प्रॉपर इसको अगर लिखना चाहोगे तो इसमें आपको प्रॉपर लिखना भी चाहिए कि ई इवेंट जो है वो क्या है आपका, गर्ल का। राइट, एफ इवेंट आपका किस चीज़ का है, वो है आपका F1 इज इक्वल टू, अब इसमें से आप 2 आ रहे हैं, GG एंड GB, यंगेस्ट जो है वो लड़की है। राइट, सो E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा इसमें, दैट इज़ GG ओनली। ठीक है, अब इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी है आपको। सो PF1 कितनी होगी आपकी, 2/4, और PE इंटरसेक्शन F कितनी होगी आपकी, 1/4। तो PE F1 ही रखते हैं इसका नाम थ्रू आउट। PEF1 कितना हो गया आपका, ये PE इंटरसेक्शन F1 ऊपर, 1/4 ऊपर, और नीचे PF1 आगे 1/2।
सो दिस इज़ द प्रॉपर वे। सेकंड, आप अपने होमवर्क अपने आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं जस्ट आपको उसका हिंट दे देता हूँ, एंड दैट इज़ कि F2 में आपको क्या मिलेगा। F2 में एटलीस्ट वन इज़ अ गर्ल, एटलीस्ट एक लड़की में दोनों लड़कियां भी गर्ल हो सकती हैं, तो ये केस भी आ गया, ठीक है, ये वाला केस भी आ गया, ये वाला केस भी आ गया, बस ये केस नहीं आया, तो 3 केसेस आ गए। तो 3 केसेस अगर आपके आ गए तो ये कितना हो जाएगा, और ई तो आपका है ही है कि दोनों बोथ आर गर्ल्स होनी चाहिए, तो 1/3 बन गया इसका आंसर आपका, ठीक है, 3 केसेस में से एक केस आपका। तो ये आप, अब मैं चाहता हूँ कि इसको प्रॉपर ऐसे लिख के खुद करेंगे। सेकंड पार्ट आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, और एक काम करते हैं कि इसको ग्रीन से ओवरलैप करते हैं ताकि और क्लियर दिखे, ठीक है। सो सेकंड पार्ट PEF2 कितना आएगा, ये आपका आएगा कि 3 नीचे हैं आपके पास, 3 पार्ट में से एक E इंटरसेक्शन F2 एक केस है, सो आंसर इज दिस ओनली। अब आप इसको प्रॉपर इस तरीके से लिख के कर सकते हैं। E तो आपका यही रहेगा, F2 जो है आपका वो ये 3 केसेस आ जाएंगे, ये 3 लिखो, E इंटरसेक्शन F2 आपका सिर्फ ये केस आ गया GG वाला, बस राइट इट डाउन, प्रोबेबिलिटीज लिखो उनकी, एंड दिस शुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके पास एक इंस्ट्रक्टर के पास क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 200 जो हैं वो डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, एंड 500 जो है इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एंड 400 जो है डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्या निकालना हमने कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये निकालना हमने। तो पहले इसको लिख लेते हैं, जो डाटा इसने हमें दिया है कि 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, सो इजी ट्रू फॉल्स ये आपके 300 हो गए, ओके। डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स ये 200 हो गए आपके, ओके। उसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस MCQs ये कौन से आपके इजी वाले, तो इजी MCQs ये आपके कितने हो गए 500, और 400 आपके डिफिकल्ट MCQs, तो ये आपके हो गए 400। चलिए अब PE MCQs ये क्या होंगे, सिंपल सा हम जो लॉजिक लगाते हैं अपना N वाले से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, कि नीचे क्या आएगा कि नंबर ऑफ MCQs कितने हैं, ठीक है, गिवन वाले नीचे, और ऊपर कितना आता है कि इसमें से E कितने, MCQs में से E कितने होने वाले हैं, जो कि इंटरसेक्शन बन जाएगा MCQs के साथ, राइट। तो MCQs आपके कितने हैं, MCQs आपके टोटल 500 और 400 900 है, ठीक है, 900 MCQs हैं आपके पास, उसमें से इजी कितने हैं, उसमें से 500 इजी हैं, तो 500 ऊपर, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरोज़ आप काट सकते हैं, और आपका आंसर जो है वो क्या आ गया जी 5/9। तो ये हमें क्लियर है यहाँ से कि क्या हमें शॉर्टकट से मिल गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसे टोटल नंबर से, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 3 + 2 5, 5 + 5 10, 1000 हो गया, 1000 और 4 1400, तो दोनों को मैं 1400 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्मूला है, अब प्रॉपर फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, EF, E इज द इवेंट फॉर इजी क्वेश्चन, E क्या इवेंट है आपका इजी क्वेश्चन का, E इज इवेंट ऑफ इजी क्वेश्चंस, और F जो है दैट इज इवेंट फॉर MCQs। तो ये आपका आ गया PE इंटरसेक्शन F ओवर PF,
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ PF मतलब कि इजी क्वेश्चन और MCQs की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, इट इज़ MCQs की प्रोबेबिलिटी इज 900 अपॉन टोटल इज 1400। तो यहीं पे लिख सकते हैं हम, नहीं तो अलग अलग करके लिखना, मैं स्पेस बचा रहा हूँ। तो 900 ओवर 1400 और E इंटरसेक्शन F। अब E आपके पास क्या है, E आपके पास आप देखेंगे तो इजी क्वेश्चंस की और F की इंटरसेक्शन। तो MCQs में और इजी क्वेश्चंस E और F की इंटरसेक्शन इज दिस 500। तो ये 500 ओवर 400 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये इंटरसेक्शन F की। कैंसल आउट कर दीजिए 1400 इससे और 2 zeros, तो 5/9 इज माई आंसर। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different. Find the probability of the event. The sum of the number on the dice is 4. Right? So क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे पास 2 डाइस हैं, ठीक है। तो 2 डाइस की आप यहाँ पे सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये डाइस 2 है और ये डाइस 1 है, ओके। तो अब पहली चीज़ क्या है, गिवन व्हाट, गिवन इज दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट है। तो अगर दोनों में डिफरेंट है तो ये 1 1 2 2 3 3 ये सब छूट जाएंगे आपके। तो ये सब आपके इसमें से हट जाएंगे क्योंकि ये तो गिवन है ही नहीं, ठीक है, राइट। तो इसके बाद अब क्या होगा कि आपके जो हैं कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 4 चाहिए। अब तो NF में अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F क्या है, F इज द इवेंट कि दोनों नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर्स का आपका इवेंट है। E आपका इवेंट क्या है कि आपका सम जो है वो 4 आना चाहिए, राइट। ये आप डिफाइन कर देंगे प्रॉपर इंग्लिश में। इसके बाद अब आपका क्या बनेगा, पहले मेथड से निकालते हैं NF वाले मेथड से, ठीक है। तो NF कितना है जी, डिफरेंट नंबर के टोटल 36 होते हैं, ये 6 केसेस उसमें से निकाल दो तो 30 आ जाएगा, ठीक है। इन 30 केसेस में कितने का 4 है सम मेरे पास, तो इन 30 केसेस में से जो मेरे पास सम 4 है वो बनेगा आपका 1 की लाइन में 1 3 बनेगा, 2 की लाइन में तो बनेगा ही नहीं, अब 3 की लाइन में 3 1 बनेगा। तो बस यही 2 केस बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, इसमें से ही निकालना है ना मुझे F में से। सो आंसर इज 1/15। तो ये आपका 2 जो है ये NE इंटरसेक्शन F आ गया, राइट। अब इसी चीज़ को कन्वर्ट करना है हमने प्रॉपर अपने फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, सॉरी E गिवन दैट F हैज हैपेंड इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन F ओवर PF, ठीक है। अब आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। आपके पास E क्या है, अब इसमें आपका मैं लेट मी चेंज द कलर, E इवेंट जो है दैट इज आपका सम 4 आएगा। तो सम 4 में इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं वो देख लो आप। इसके अलावा जो आप कहेंगे 4 सम में 2 2 भी आ जाएगा, ठीक है। 4 सम 4 ही रखना, बस यही आएगा। तो इवेंट आपके 3 3 आ जाएंगे, ये आएगा 3 1, या पहले 1 3 लिख देते हैं, फिर 2 2 और फिर 3 1, 3 केसेस आ गए आपके पास। और F में आपके पास क्या आने वाला है, F में आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ डाइस है तो ये 30 के लगाएंगे, मैंने लिखूंगा नहीं, तो 30 वाले इनको छोड़ के आप 30 की 30 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। E इंटरसेक्शन F ये आपकी क्या आ जाएगी, अब इसमें से आप इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ 2 2 नहीं आ रहा है इसमें, तो 1,3 और 3,1 ये 2 आ गए। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के ऊपर लिख दो बस। PEF की क्या है, NS टोटल 36 है, सो P इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/36 और PF की प्रोबेबिलिटी क्या है 30/36। आंसर फिर से घूम फिर के यही, सो दिस इज माय आंसर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15th. कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई. ठीक है जी. इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, एक डाई फेंकना आपने, और अगर एक मल्टीपल ऑफ 3 आ जाता है, तो मल्टीपल ऑफ 3 में आपके पास क्या क्या है? आपके पास है 3 और 6 आ जाता है. कहने का मतलब थ्रो द डाई अगेन, आपको दोबारा डाई फेंकना है. एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, और अगर आपका क्या आ जाता है 1 2 4 और 5 आ जाता है, टॉस अ कॉइन, आपको कॉइन. तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इक्वली लाइकली नहीं है आउटकम्स. ठीक है. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज 3. तो आपको क्या निकालना है कि आपको कॉइन टेल शो कर रहा है, वो निकालनी है. और गिवन दैट कि एट लीस्ट वन डाई शोज 3, एट लीस्ट है यहाँ पे. तो इससे कुछ देखते हैं गेम में क्या फ़र्क पड़ता है कि एट लीस्ट दोनों में से एक डाई पे 3 आए. तो इसकी पहले हम बना के देखते हैं सैम्पल स्पेस टाइप क्या बनती है. तो अगर तो वो कहता है कि 3 और 6 आया, तो आपको डाई दोबारा फेंकना पड़ेगा. सो अगर आपके पास 3 या 6 आएगा, तो आपको डाई दोबारा फेंकना है. तो मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है. राइट. और अगर वो कह रहा है कि 1 2 4 5 आया, तो आपको कॉइन फेंकना है. तो उसमें हेड आ सकता है या उसमें टेल आ सकता है. अब अगर हम बात करें कि हमारे पास टेल चाहिए, अच्छा गिवन पहले एफ निकाल लेते हैं. एफ क्या है? एफ इज एटलीस्ट 3 आए एक डाई पे, और ई जो है इवेंट जो है वो टेल आए. तो जो पी ई एफ होगा वो क्या होगा? आपका एन एफ होगा नीचे, कितने? एटलीस्ट 3 एक डाई पे आए. तो या तो पहले वाले पे भी आ सकता है या दूसरे वाले पे भी आ सकता है. अब देखो इसको और आप करोगे तो 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 सारे अलाउड है मुझे, तो 7 मेरे पास ये आ जाएंगी. और एक 3 6 के साथ करेंगे तो एक 3 वहाँ भी मिल जाएगा. ठीक है. तो ये 7 आ जाएंगी मेरी. टोटल कितनी है नीचे आ गई? 7. अब इन 7 में से जो f है, अब f जो मैंने निकाला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डिफरेंट कलर में, कि f जो है मेरा क्या बन गया? ये बन गया 3 1 3 कॉमा एक एक्स्ट्रा आ गया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3. ठीक है ना. ये मेरा इवेंट f बन गया, ये 7. अब इसके अंदर से कितने जो है टेल शो कर रहे हैं? टेल तो है ही नहीं भाई इसमें, 0 केसेस. तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? अब ई वाला अगर मैं निकाल लूँ कि टेल कितना शो कर रहे हैं कॉइन, तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 के साथ टेल शो करेगा, 2 के साथ टेल शो करेगा, 3 के साथ टेल शो करेगा, 4 के साथ टेल शो करेगा, नहीं सॉरी 3 के साथ नहीं, फ्लो में लिख दिया मैंने, 4 के साथ टेल शो करेगा एंड 5 के साथ. तो ये ई हो गया आपका. तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ? 5. कुछ भी नहीं हुआ, दोनों में कुछ भी कॉमन है. दैट मीन्स ऊपर क्या आने वाला है? 0. आंसर क्या आने वाला है? 0. प्रोबेबिलिटीज़ में चेंज कर लोगे तो भी इसमें यही आंसर बनने वाला है. ठीक है. आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी? 7 बाय कितनी है? 1 2 3 4 5 6 इसकी हैं, 6 3 के साथ है, 6 6 के साथ हैं, 12 यहाँ होंगी आउटकम्स. 1 के साथ 2 है, तो सब के साथ 2 2 आएंगी, तो 8 आउटकम्स यहाँ होगी. तो 20 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो आपके 20 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका काम बन जाएगा. तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ जो है वो नहीं, इसको तो ऐसे लिख नहीं सकते. इक्वली आउटकम्स को ऐसे नहीं लिख सकते. कम ऑन इनको ऐसे नहीं लिख सकते. आपको यहाँ निकालनी पड़ेंगी. कैसे निकालेंगे? 3 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थोड़ा सा नीचे. 3 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, फिर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. तो बेसिकली 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/12. ठीक है. ऐसे ही 2 3 4 5 6 सबकी कितनी हो जाएगी? 1/12. फिर आप 6 से निकालेंगे, सेम हाफ है उसकी प्रोबेबिलिटी,
1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी भी सारी 1/12 हो जाएंगी। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपकी, अच्छा यहाँ पे 3 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं लेंगे, वो तो इन दोनों से होगी ना, ये भी तो डाइस को रोल कर रहे हैं। डाइस क्या होती है, डाइस की 1 2 3 4 5 6, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6 नॉट 1/2, इसको करेक्शन करेंगे तो ये 1/36 हो जाएगी, 1/6 इंटू 1/6। ऐसे ही 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, तो 1/6 इंटू 1/6 आगे 1/36 हो जाएगा ये भी, ठीक है। ऐसे ही 1 आने की प्रोबेबिलिटी सबकी इनकी 1/6 रहेगी अलग अलग, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आने की, और आगे हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो हर की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अब कैलकुलेट करोगे तो इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो सबकी और ऐड अप कर दो, तो 3 1 3 2 यहाँ से आएगी, तो 1/36 कितनी बार ऐड हो रहा है, 6 बार, ठीक है जी। तो 1/36 इंटू 6 इंटू 1/36, और 6 3 की प्रोबेबिलिटी बेसिकली यही है, तो मैं यहाँ पे 7 डाल सकता हूँ, तो 7/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली ये 5 है तो 0/0 ही रहेगी, तो 0/7/36 आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। इसको आप प्रॉपरली ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, इफ PA इज इक्वल टू हाफ PB इज इक्वल टू 0 देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PAB की क्या होगी। तो इसमें हमारे पास PA देखो, अच्छा इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो फॉर्मूला डालोगे आप तो क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B ओवर PB। अब PB इसमें कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तो 0 दे दिया है, तो दैट मीन्स नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो इसका C ऑप्शन रहेगा कि दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, इफ A and B आर इवेंट सच दैट PAB इज इक्वल टू PBA कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, देन, तो इसमें हम डाल के देख लेते हैं। देखो वो कह रहा है कि PA गिवन दैट B हैज़ हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज़ हैपेंड, ये इक्वल है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला डाल देते हैं, तो PA इंटरसेक्शन B ओवर PB इज इक्वल टू PB इंटरसेक्शन A ओवर PA। तब ये तो बराबर होते हैं दोनों, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A, तो PA इज इक्वल टू PB आ गया। बेसिकली ऑप्शन डी इज माई आंसर।